जब से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ पिटिशंस फाइल हुई है, तब से पूरे देश की नजर एक ही सवाल पर टिकी हुई है। कोर्ट का क्या फैसला रहेगा? क्या नए कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टिक पाएगी? और क्या सच में ये एक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करेगा या फिर कुछ और मोटिव्स छुपाए हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट में CJI BR गवई के ऑर्डर का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, लेकिन उसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ शॉकिंग ही नहीं बल्कि थोड़ी अनसेटलिंग भी है। वो खबर क्या है हम इस वीडियो में देखेंगे, पर कैसे अभी भी कुछ वक्फ बोर्ड्स के स्कैम की बातें सामने आती दिख रही है, स्पेशली इन द केस ऑफ दिल्ली वक्फ बोर्ड, जहां अक्यूज्ड है आम आदमी पार्टी MLA अमनतुल्ला खान। तो पूरी स्टोरी क्या है, लेट्स डाइव इनटू दैट। अब इस वर्डिक्ट के बीच में खुद वक्फ बोर्ड्स के ऑपरेशन पर शक की निगाहें टिक गई है, स्पेशली दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर, जहां करप्शन के एलिगेशंस दिन ब दिन और मजबूत होते जा रहे हैं। CBI और ED दोनों एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के ओखला MLA अमनतुल्ला खान के खिलाफ सीरियस चार्जेस फाइल किए हैं। CBI ने रिसेंटली एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है जिसमें नए एविडेंस दिए गए हैं और जिसने की सबको शॉक कर दिया है। चार्जशीट के मुताबिक खान ने अपने टेन्योर में दिल्ली वक्फ बोर्ड चेयरमैन के रूप में अपने ऑफिशियल पोजीशन का काफी मिसयूज किया। इलीगल अपॉइंटमेंट्स की एक पूरी चेन ऑर्केस्ट्रेट की गई। रिलेटिव्स और क्लोज एसोसिएट्स को बिना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए कॉन्ट्रैक्चुअल और डेली वेज पोजीशंस पर अपॉइंट किया गया। CBI ने कहा कि टोटल 41 लोगों को वक्फ बोर्ड में अपॉइंट किया गया, जिसमें सिर्फ 22 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट्स दी गई थी। बाकी लोग बिना किसी ऑफिशियल सिलेक्शन प्रोसेस के रिक्रूट किए गए। बोर्ड ने इन अपॉइंटमेंट्स पर ₹27.2 लाख का फाइनेंशियल लॉस झेला है। अमनतुल्ला खान ने अलिजेडली महबूब आलम को दिल्ली वक्फ बोर्ड का CEO बनाया और बाद में अप्रैल 24, 2016 को उर्दू न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देकर कुछ अपॉइंटमेंट्स को रिट्रोएक्टिवली रेगुलराइज करने की कोशिश की। इससे ये तो क्लियर होता है कि प्रोसेस के नाम पर सिर्फ दिखावा किया गया था। अब CBI के ऑफिसर्स का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन 2016 से चल रही है। अमनतुल्ला खान पहले से ही अगस्त 2022 में फाइल की गई मेन चार्जशीट में 10 और अक्यूज्ड के साथ नेम्ड है, लेकिन अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नए एंगल्स और डीपर करप्शन के लिंक्स हाईलाइट किए गए हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अमनतुल्ला खान ने मीडिया से रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि CBI हैज नो एविडेंस अगेंस्ट मी, दिस लेटेस्ट डॉक्यूमेंट इज अ फार्स। उनका ये स्टैंड है कि ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा का पार्ट है। लेकिन सिर्फ CBI ही नहीं, ED भी अमनतुल्ला खान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। जनवरी 2024 में ED ने PMLA के अंडर एक चार्जशीट फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि अमनतुल्ला खान ने करप्शन से कमाई गई इलीगल कैश को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। ED ने एक 1200 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी का जिक्र किया है जो जामिया नगर में है और जिसका मार्केट वैल्यू ₹36 करोड़ तक है। ED का कहना है कि अमनतुल्ला खान ने इस प्रॉपर्टी के लिए लार्ज अमाउंट कैश में पेमेंट किया। अगर ये सब एलिगेशंस ट्रू है तो सवाल उठता है कि क्या सच में नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के पीछे ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस ही नियत नहीं है, या फिर लोग इस एक्ट को इसलिए भी चैलेंज कर रहे हैं ताकि उनके पुराने कारनामे छुपे रह सके। और ये भी सोचने वाली बात है कि जहां एक तरफ गवर्नमेंट वक्फ एक्ट को मॉडर्नाइज करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को जो कोर्ट जा रहे हैं अपनी जान और इज्जत के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगना पड़ रहा है। तो क्या ये किसी सिविलाइज सोसाइटी का दर्शाया हो सकता है? अब थोड़ी अनसेटलिंग बात करे तो मुंबई के एक रेसिडेंट और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के पिटिशनर्स में से एक जमील मर्चेंट ने मलवानी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन फाइल की। कंप्लेन में उन्होंने ये सीरियस इल्जाम लगाया है कि कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग उनका पीछा कर रहे हैं, उनकी रेसिडेंस और ऑफिस पर नजर रखी जा रही है और उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। मर्चेंट ने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो CCTV फुटेज भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे साबित किया जा सके कि उनका डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक ग्राउंड रियलिटी है। अब उनका मानना है कि उन्होंने इस नए एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, इसलिए ही उनके साथ ये सब हो रहा है। मर्चेंट का ये भी दावा है कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी स्पेशली रात के वक्त बढ़ जाती है। कुछ लोग उनके घर के आसपास और बिल्डिंग कंपाउंड में मूवमेंट करते दिखते हैं। वो उनकी एंट्री एग्जिट मॉनिटर करते हैं जैसे किसी मूवी में सर्वेलेंस हो रहा हो। उन्होंने अपनी कंप्लेन में लिखा, I have serious apprehension that my life is in danger and someone may be plotting to trap me in a false or fabricated case। मर्चेंट का ये भी मानना है कि किसी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के थ्रू उन्हें इंटिमिडेट किया जा रहा है या उनके खिलाफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो सकता है। उनके वर्ड
words में, these ongoing suspicious activities suggest a coordinated attempt to intimidate or harm me or my family members, either physically or through misuse of official authority. अब ऐसे environment में जब लोग अपने constitutional rights के लिए कोर्ट जा रहे हैं, उनका इस तरह से targeted feel करना सिर्फ एक व्यक्ति की सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं, बल्कि जुडिशियल इंटीग्रिटी का भी सवाल उठता है। मलवानी पुलिस ने कहा कि उन्होंने कंप्लेंट रिसीव कर ली है और फैक्ट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं। अब इस डेवलपमेंट ने पूरे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कंट्रोवर्सी को और भी ज्यादा सेंसिटिव बना दिया है। एक तरफ कोर्ट में लीगल बैटल्स चल रही है, दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर ऐसे एलिगेशंस उठ रहे हैं जो किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल होते हैं। ये सब तो हो रहा है जब सेंटर ने 5 अप्रैल 2025 को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को प्रेसिडेंट के असेंट के बाद नोटिफाई किया था। इसमें कानून का ऑब्जेक्टिव बताया गया था कि वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज किया जाए, गवर्नेंस को स्ट्रीमलाइन किया जाए और इरेगुलरिटीज को कंट्रोल किया जाए। लेकिन जमील मर्चेंट का केस सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं बल्कि एक सिंबल है कि एक ऐसे सिस्टम का जहां पिटिशन फाइल करना भी एक थ्रेट बन जाता है। और अगर ये पैटर्न बढ़ रहा है तो लोग जुडिशरी में ट्रस्ट रखने से पहले अपनी सेफ्टी का हिसाब लगाएंगे। ये सिर्फ लीगल या पॉलिटिकल इशू नहीं है बल्कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज का भी टेस्ट है। साथ ही वक्फ प्रॉपर्टीज जिनका बेसिक पर्पस चैरिटी और रिलीजियस वेलफेयर है, अगर उनका मिसयूज हो रहा है चाहे इलीगल अपॉइंटमेंट्स के थ्रू हो या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, देन उस सिस्टम को रिफॉर्म करना बेहद जरूरी है। लेकिन रिफॉर्म के नाम पर अगर डिसेंट या क्रिटिसिज्म को सप्रेस किया जा रहा हो तो वो रिफॉर्म नहीं एक अथॉरिटेरियन स्टेप बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस केस में क्रिटिकल होगा। क्या वो एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर करेगा या फिर पब्लिक इंटरेस्ट और मिसयूज के ग्राउंड्स पर कुछ क्लॉजेस को स्ट्राइक डाउन करेगा? जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता, लोगों का भरोसा सिर्फ एक चीज पर टिकता है, जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी पर। इस पूरी कहानी में आयरनी ये है कि गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए बनाए गए एक्ट के अराउंड गवर्नेंस के सबसे बड़े क्वेश्चंस खड़े हो गए हैं। पिटिशनर्स को सर्वेलेंस का डर है, बोर्ड मेंबर्स पे करप्शन चार्जेस है और गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है। अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का नहीं बल्कि इस पूरे इकोसिस्टम में अकाउंटेबिलिटी का भी जवाब दे। क्योंकि अगर किसी इंसान को सिर्फ पिटिशन फाइल करने के लिए अपनी सिक्योरिटी का सहारा लेना पड़े तो वो देश के कानून और संविधान दोनों के लिए एक वेकअप कॉल है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।